राहुल एक होनहार मेहनती लड़का। उसकी लाइफ में बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो सोचता बहुत था। किसी ने उसे कुछ कह दिया तो सारा दिन उसके बारे में सोचना और हर्ट होना, प्लान के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले तो अपने लक को कोसना, ये सब उसकी डेली की आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत ने उसे ऐसा बना दिया कि ना तो वो किसी काम पर फोकस कर पाता था, ना ही किसी के साथ उसके रिलेशंस अच्छे थे। उसे लगने लगा लाइफ उसके साथ अनफेयर है। वो कुछ इस कदर डिप्रेस्ड हो गया कि उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। ऐसे में उसका एक फ्रेंड उसके पास आया और उसे एक मॉन्क के पास ले गया। राहुल मॉन्क के पैरों में गिर गया और बोला, ऊपर वाला मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मॉन्क बिना कुछ कहे अंदर गए और एक पानी से भरा ग्लास लेकर राहुल को पकड़ने को दिया। 5 मिनट बाद मॉन्क ने राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। राहुल ने जवाब दिया, सब ठीक है। फिर 2 घंटे बाद मॉन्क ने राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। राहुल ने कहा, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मॉन्क ने बोला, कुछ देर और पकड़ो। शाम होने को आ गई। अब तो राहुल का हाथ सुन्न हो गया और गिलास उसके हाथ से छूट गया। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मॉन्क ने कहा, देखा वही ग्लास, उतना ही पानी, लेकिन 1 घंटे तक पकड़ने पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे तुमने ग्लास को पकड़े रखा वो तुम्हें दर्द देने लगा। ठीक ऐसा ही हमारे थॉट्स के साथ भी होता है। तुम किसी थॉट को जितनी देर तक पकड़े रखोगे वो उतना दर्द देगा, और यही थॉट्स को पकड़े रहना, हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग कहलाता है। ओवर थिंकिंग आज के मॉडर्न वर्ल्ड का एक ऐसा कर्स जो हमारी लाइफ में एक अनवेलकम्ड कंपेनियन की तरह रहता है। दिन भर हम तरह तरह के इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स पर असर डालती है। ओवर थिंकिंग का आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, फिर चाहे वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन या फिर फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को लिटरली हेल बना सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी जापान, और जानते हैं वहां के 7 ऐसे इफेक्टिव और प्रिवेंट टेक्निक्स जो आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग नाम के इस विलन को हमेशा के लिए बाहर कर देगी। तैयार हो तो कमेंट कर दो मेरे दोस्त, आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है। नंबर 1, शोगनाई, एम्ब्रेस द अनअवॉइडेबल। ऑफिस का एक आम दिन। दिनेश को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी, लेकिन पास के घर में शादी थी और बहुत शोर हो रहा था। दिनेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था। वो गया शादी वाले घर में स्पीकर की आवाज कम करवाने। वहां उसकी किसी से बहस हो गई। जैसे तैसे निमट कर वो वापस अपने डेस्क पर आया तो बॉस ने बुला लिया। इस बीच मीटिंग का टाइम भी हो गया और प्रेजेंटेशन नहीं बन पाया। दिनेश को सबसे सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। वहीं अंकुर ने अपने कान में हेडफोन्स लगाए और अपना काम निपटा लिया। उसे बॉस ने खूब अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर किसे सक्सेस मिलेगी, कौन बस ख्वाब देखता रह जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी चॉइसेस पर। दिनेश ने शोर के डिस्टर्बेंस पर फोकस किया और उसे करेक्ट करने पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की, जबकि अंकुर ने वो किया जो उसके कंट्रोल में था और अपने काम पर फोकस बनाए रखा। आपको बहुत से लोग कहते मिलेंगे, यार मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यार टाइम गलत चल रहा है, यार मार्केट डाउन हो गया। बेसिकली वो उन सभी चीजों को ब्लेम करेंगे, उन पर फोकस करेंगे जो उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उन चीजों के बारे में सोचेंगे भी नहीं जो वो खुद ठीक कर सकते हैं। दरअसल उन चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जापान की शोगनाई टेक्निक। शोगनाई का मतलब है इट इज व्हाट इट इज, यानी जो है सो है। मतलब जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है उसे जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करो। सिचुएशन को कोसो मत। अपने विल पावर और एनर्जी ये सोचने में लगाओ कि आप ऐसे टाइम में भी अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। जैसे ट्रैफिक, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेशनशिप को ब्लेम करके डिप्रेस होने की जगह अपना फोकस अपने स्किल सेट, पर्सनैलिटी और सोशल नेटवर्क पर रखना चाहिए। आप जापान को ही देख लो, जिसने ऑलमोस्ट हर डिकेड में कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है। इसकी वजह है कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन, जो एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पर है जो आपस में टकराती रहती है, और इसलिए वहां भूकंप आता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जापान के लोगों ने कभी इस बात का मलाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है। आज जापान एक ऐसा डेवलप्ड देश है जिसका लोहा अमेरिका और रूस भी मानते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लें यानी हार मान लें, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक्सेप्टेंस एक पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसे आप कंट्रोल करते हो। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ शोगनाई। शोगनाई की एप्लीकेशन हर एक की लाइफ में अलग है और हर सिचुएशन में अलग है। जैसे कोविड-19 के टाइम साइंटिस्ट के लिए शोगनाई का मतलब था कि उन्हें हर समय कोविड के खतरे के बीच काम करना है। उन्हें यह एक्सेप्ट करके ही वैक्सीन बनाने की हिम्मत मिली। जबकि आम लोगों के लिए शोगनाई का मतलब था कि वो एक्सेप्ट करें कि उन्हें घर पर ही रहना है। यानी एक को दिन रात काम करने को एक्सेप्ट करना था, तो दूसरों को काम पर ना जा पाने की बोरियत को एक्सेप्ट करना था। इसी तरह आपको भी फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ का शोगनाई क्या है, ताकि आप एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाओ।
नंबर 2, शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बाथिंग या फिर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं जंगल में चला जाऊं, जहां कोई मुझे जानता ना हो, ना कोई फोन हो, ना टेक्नोलॉजी, बस मैं हूं और नेचर की शांति में बसा एक सुकून। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में कुछ ऐसी ही बात आती है, और ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। जैसे आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर आप उस जगह, उन गलियों में जाओगे जहां आपने बचपन गुजारा था, तो आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा। कुछ ऐसा ही नेचर के बीच में भी रहने से होता है। आखिर हमारी स्पीशीज का इवोल्यूशन भी नेचर के बीच ही हुआ था, और नेचर हमारे जेनेटिक्स का हिस्सा है। इसलिए जब भी हम नेचर के बीच जाते हैं, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम के मूड एलिवेटर्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम करते हैं, जिससे मूड ठीक होता है और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। नेचर के बीच टाइम बिताने के इसी टेक्निक को जापान में शिनरिन योकू कहते हैं। शिनरिन योकू के अकॉर्डिंग हम सभी को एटलीस्ट महीने में एक बार नेचर के बीच जाना चाहिए। वहां मौजूद चीजों को अपने 5 सेंसेस से कनेक्ट करना चाहिए। आंखों से सुंदर लैंडस्केप को निहारो, अपनी सांसों से नेचर की रॉनेस की खुशबू महसूस करो, अपने हाथों से पेड़ों की पत्तियों के अलग अलग टेक्सचर को फील करो, कानों से खामोशी में गुनगुनाते नजारों का मजा लो, परिंदों की आवाजों का मजा लो। इस टेक्निक से केवल आप ओवरथिंकिंग से ही छुटकारा नहीं पाओगे, बल्कि आपका माइंड फोकस्ड और क्रिएटिव भी होगा। कई साइंटिफिक रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि नेचर के बीच बैठने से लोगों को ज्यादा बेटर आइडियाज आते हैं। शिनरिन योकू इस टर्म को 1982 में सबसे पहले टोमाहाइड अकियामा ने कॉइन किया, जो कि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज के डायरेक्टर थे। अकियामा ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई जिसमें यह पता चला कि इसका मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जापानीज साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि पेड़ों से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स जैसे फाइटोसियानिन और एसेंशियल ऑयल्स ब्रेन में मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं, जिससे नेचर में जाते ही इंस्टेंटली लोगों का मूड अच्छा हो जाता है और वो नेचर की खूबसूरती से कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि उनका फोकस प्रेजेंट में रहता है, जिससे ओवर थिंकिंग नहीं होती। आज भले ही बढ़ते अर्बनाइजेशन के कारण हम कंक्रीट की आलीशान दीवारों के बीच रहने लगे, लेकिन आज भी हम इन्हीं जंगलों से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो सुकून वहां जाकर मिलता है वो दुनिया की भागदौड़ में कहीं नहीं मिलता। प्रैक्टिकल यूज, जब भी ओवर थिंकिंग के बादल आपको घेर लें, बस फोन उठाओ, गूगल करो, आपको अपने आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहां आप खुद को नेचर से कनेक्ट करके दुनिया से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। मैं रहता हूं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और यहाँ पर हिमायत बाग में मैं जाता रहता हूँ। ये 400 साल पुराना और 400 एकड़ पर फैला हुआ बायोडाइवर्सिटी पार्क है, और यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। नंबर 3, नेबुत्सु। नेबुत्सु टर्म का लिटरल मीनिंग है टू कॉन्टेम्पलेट, यानी किसी चीज को थॉटफुली प्रोसेस करना। इनिशियली इस टेक्निक को बुद्धिस्ट मोनास्टरीज में एज ए मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ सैक्रेड फ्रेजेस को दोहराया करते थे। इससे न केवल उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प मिलती थी, बल्कि उनके ब्रेन के कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होती थी, जिसका रिजल्ट उन्हें इंक्रीज्ड फोकस और इनर पीस के रूप में मिलता था। धीरे धीरे इस टेक्निक का इस्तेमाल और भी कई रिलीजन्स में अलग अलग फॉर्म्स में होने लगा। ये टेक्निक हमें हमारे इनर सुप्रीम पावर के साथ जोड़ती है। भले ही आप रिलीजन में विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन एक बात तो साइंस ने भी प्रूव की है कि हमारे ब्रेन में मौजूद सबकॉन्शियस पावर कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम उसके बेनिफिट्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते। नेबुत्सु टेक्निक आपको हेल्प करेगी अपने ब्रेन में मौजूद सबकॉन्शियस पावर को टैप करके अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने में, ताकि आप लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सको। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज। ओवर थिंकिंग क्या है? आपके थॉट्स का बेलगाम इधर उधर भागना ही ओवर थिंकिंग कहलाता है। तो इसे खत्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप माइंडफुल रह सको, ताकि जब भी आपके थॉट्स भागने की कोशिश करें आप उनके लगाम खींच सको। और इसके लिए नेबुत्सु से बेहतर और क्या हो सकता है। और इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपके केवल सुबह शाम 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। जैसा भी टाइम आपने सेट किया है उस समय पर आप एक शांत जगह पर बैठ जाओ। अगर आप एक मुस्लिम हो तो कुरान की कोई आयत दोहरा सकते हो। अगर आप एक हिंदू हो तो वेद का कोई श्लोक दोहरा सकते हो। अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो बाइबल को कोई वर्स दोहरा सकते हो। आप चाहे कोई भी धर्म मानते हो, सबसे जरूरी है आपका सैक्रेड फ्रेज जिसे आपने चुना है, जिसे आप दोहराना चाहते हो। उस फ्रेज को 10-15 मिनट रिपीट करो। चाहो तो ऑडियो के जरिए सुनो। अगर इस बीच कोई थॉट परेशान करता है तो वापस अपने ध्यान को उस फ्रेज की तरफ लाओ। बस आपका काम हो गया। यह प्रैक्टिस न केवल ओवरथिंकिंग बल्कि एडिक्शन, एंगर, डिप्रेशन और एंजाइटी को भी दूर करती है और आपको ग्रेटिट्यूड और कामनेस से भर देती है। सो गिव इट अ ट्राई और फिर कमेंट में आकर मुझे बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। नंबर 4, ज़ाज़ेन यानी सिटिंग इन मेडिटेशन। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें आप आउटर वर्ल्ड से अपना फोकस अपने इनर वर्ल्ड में शिफ्ट करते हो। नेबुत्सु की ही तरह ज़ाज़ेन भी बुद्धिज्म से लिया गया है। इसका ओरिजिन आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के थ्रू ही हुआ था। ज़ाज़ेन आपको अपने इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट, हील और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कई लोग अपने पास्ट के ट्रॉमा से इतने जख्मी होते हैं
कि उनके लिए उससे बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ज़ाज़न उनके लिए एक सेवियर का काम कर सकता है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे हो सकता है। सबसे पहले शांति से घर के किसी पीसफुल कॉर्नर में बैठ जाओ। अपने पोस्चर को अपराइट और स्ट्रेट रखो। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी आपका सेंट्रल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक साथ काम करता है, जिससे आपकी बॉडी आपके सराउंडिंग्स के प्रति ज्यादा अवेयर फील करती है और आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाते हो। अपराइट पोजीशन में बैठने के बाद पैरों को लोटस पोज यानी कि पद्मासन में प्लेस कर लो। अब अपनी आती जाती सांसों पर अपना फोकस फिक्स करो और अगर इस बीच आपके थॉट्स यहाँ वहां भागें तो घबराओ मत। बस एक ऑब्जर्वर की तरह उन थॉट्स को गुजर जाने दो और वापस अपनी सांस पर फोकस करने की कोशिश करो। इस तरह आप खुद को अपने थॉट्स से डिटैच करना सीख जाओगे और आपका एहसास होगा कि आप वो नहीं हो जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बना रहे हैं। आप एक फुलफिल्ड और हैप्पी इंडिविजुअल हो। नंबर 5, गामन। जापान के वर्क डे का एक आम दिन जहां लगभग 2 करोड़ लोग रोज दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सबवे में से एक पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी भीड़ होती है कि इंडिया में तो लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने लगे, लड़ाइयां हो जाए, पर जापान में आपको किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखेगी। सब लोग बड़े ही पेशेंटली अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो कहां से आता है जापानी लोगों में इतना डिसिप्लिन और इतना पेशेंस? दरअसल जापान में बचपन से ही डिफिकल्ट सिचुएशन में रेजिलिएंट और टॉलरेंट रहना सिखाया जाता है। इस टेक्निक को गामन कहते हैं। जब हमारे देश में बच्चे जिद करते हैं तो या तो उनकी जिद पूरी कर दी जाती है या उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है, पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब बच्चा जिद करता है तो उसके पेरेंट्स उसे एक कोने में तब तक बैठने के लिए कहते हैं जब तक वो शांत ना हो जाए, और इस तरह वो बच्चा अपने इमोशंस पर काबू करना सीख लेता है। इस टेक्निक को गामन कहते हैं। जापान में गामन को एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। इतिहास गवाह है कि जापान ने किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर फेस किए, लेकिन इन डिजास्टर्स के बीच जापान के लोगों का एंड्योरेंस और पेशेंस जापान के लिए वरदान साबित हुआ है। यह टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी इंसान किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं और वो लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली सोचने लगता है, जिससे उसका डिसीजन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप गामन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओगे तो आप इमोशंस को कंट्रोल करके थॉट्स को रिडायरेक्ट कर सकते हो और खुद को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हो। अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज। वैसे तो गामन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में रिलीजियसली फॉलो करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। आपको केवल इतना करना है कि आपको अपना हर दिन प्लान करना है और चाहे आपका मन करे या ना करे आपको सारे काम करने हैं। चाहे आप बीमार हो तो भी, चाहे आपको अच्छा ना लगे तो भी। धीरे धीरे आप अपने नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाना सीख लोगे। बेसिकली आपको केवल आउटकम पर फोकस करना है, चाहे प्रोसेस कितनी भी मुश्किल हो। आपको एक एक स्टेप बढ़ाते हुए मंजिल तक पहुंचना ही है। नंबर 6, वाबी साबी। जानते हो लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है? डेथ। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे भी आएंगे। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और जब लाइफ खुद ही इम्परफेक्ट हो तो हम इंसान ना जाने कौन सी परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। साइंस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के असर ने हमें परफेक्शन का कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया है कि चाहे कपड़े हो या रिश्ते, करियर हो या पर्सनैलिटी, हमें हर चीज परफेक्ट ही चाहिए। पर कभी आपने सोचा है कि ये परफेक्शन की तलाश हमें कहाँ ले जा रही है? ओवरथिंकिंग के दलदल में जहाँ जो भी हमारे पास है हमें हमेशा कम ही लगता है और हम ये दिल मांगे मोर की सोच के साथ बस दौड़ते रहते हैं। जहां दुनिया इम्परफेक्शन को छुपाने और मिटाने में लगी है, वहीं जापान के लोग इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कर उसे अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। इस टेक्निक को वाबी साबी कहते हैं। ये टेक्निक ज़ेन बुद्धिज्म की टीचिंग से ली गई है, जो कहती है कि नेचर खुद ही इम्परफेक्ट है। जब आप अपने आसपास के पेड़ों को, पक्षियों को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर है। मोर के पास सुंदर पंख है तो सुरीली आवाज नहीं, कोयल के पास सुरीली आवाज है तो सुंदर अपीयरेंस नहीं, लेकिन वो अपनी कमियों पर दुखी होने की जगह अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह चाहे आपके वजन में कुछ किलोग्राम ऊपर नीचे क्यों ना हो, चाहे आपका रंग ब्राउन, टैन वाइट, कुछ भी हो, चाहे आप मैथ्स एक्सपर्ट हो या आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, आप जो हो, जैसे हो, बेस्ट हो। लोग कहते हैं कि अपनी वीकनेस पर ध्यान दो, उसे ठीक करो, पर मैं कहता हूं कि अपने स्ट्रेंथ को इतना पॉलिश करो कि आप अपनी वीकनेस के साथ भी पीसफुली जी सको। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको खुद पर काम नहीं करना, इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपनी इम्परफेक्शन को भी अपना हिस्सा मानना है और उसके साथ चलना सीखना है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जापानीज आर्ट फॉर्म किंतसुगी। यह प्रैक्टिस वाबी साबी की जीती जागती मिसाल है। जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में टूटी हुई चीजों को डिस्कार्ड करना सिखाया जाता है, वहीं इस आर्ट फॉर्म में पोर्सलेन की टूटी हुई डिशेस को सोने चांदी से डेकोरेट कर दरारों को और उभारा जाता है। ये उभार उनकी इम्परफेक्शन में छुपी खूबसूरती को दिखाते हैं। इस तरह आप खुद को कुछ ऐसा बनाओ कि आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाए। नंबर 7, इकेबाना। इकेबाना यानी फ्लावर अरेंजमेंट टेक्निक, जिसमें लोग अलग अलग फ्लावर्स को उनके शेप, साइज, लेंथ, कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी टेक्निक है और इसका ओवर थिंकिंग से क्या लेना देना है। आइए देखते हैं। क्या आपने कभी किचन में अपनी मम्मी को दाल चावल चुनते या चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो अपनी मम्मी से पूछना कि क्या उनके मन में उस समय कोई थॉट आता है। ज्यादातर का जवाब ना ही होगा, क्योंकि जब भी हम चीजों को ऑब्जर्व करके सॉर्ट करते हैं तो ब्रेन के दो पार्ट, पहला फ्रंटल लोब और दूसरा थैलेमस, मिलकर काम करते हैं। थैलेमस पांचों सेंसेस के थ्रू चीजों को सॉर्ट करता है और फ्रंटल लोब अपने प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की मदद से उन्हें अरेंज करता है। और जब ये दोनों सेंटर्स एक्टिवेट रहते हैं तो हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और इस स्टेट में थॉट्स उन्हें परेशान नहीं करते। दिमाग एकदम काम और पीसफुल रहता है। तो जब भी आपको लगे कि ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, चीजों को अरेंज करना शुरू कर दो। फिर चाहे वो आपका वर्किंग डेस्क हो या घर का लिविंग रूम या फिर फ्लावर्स, आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग के बादल छट गए और आपके थॉट्स क्लियर हो गए। इस बात पर लाइक तो बनता है। इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में लिखो यस आई विल, क्योंकि याद रखना कि अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा दलदल है जिसमें फंस कर आप एक्शन नहीं ले पाते और बिना एक्शन के लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं मिलती। हमारा माइंड ही है जिसने हमें इस प्लैनेट पर राज करने की ताकत दी, लेकिन आज ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि यही माइंड आज हमें अपना गुलाम बना रहा है। सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं, केवल अपने थॉट्स के कारण।